नमस्कार दोस्तों, इस ऑप्शन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि एक एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है और एक एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो 4 पॉइंट बताऊंगा कि जो आप एग्रीमेंट टू सेल करते हुए ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीमेंट टू सेल होता क्या है। एग्रीमेंट, जैसा कि आपको नाम से ही मतलब समझ में आ रहा होगा, एग्रीमेंट को अगर देसी भाषा में मैं समझाऊं तो एग्रीमेंट का मतलब होता है वादा। जी हाँ दोस्तों। और उसके बाद एग्रीमेंट जो है, अगर आप कानूनी तौर पे देखेंगे तो एग्रीमेंट कब बनता है। एग्रीमेंट तब बनता है जब कहीं कोई ऑफर होता है, कोई प्रपोजल होता है, उसके बाद दूसरी पार्टी के एंड पे जो है वो एक्सेप्टेंस होती है उस ऑफर की कि भाई ठीक है, मैं इस ऑफर के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो है वो दोनों मिलके एक्सेप्टेंस के बाद कंसिडरेशन पे चले जाते हैं। अगर हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो उसमें जो है एक पार्टी जो है वो ऑफर करती है कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी को इतने रुपए में बेचने में तैयार हूँ। उसके बाद एक्सेप्टेंस दूसरी एंड पे होती है कि भाई ठीक है, मैं इतने रुपए के लिए रेडी हूँ और मैं इसको परचेज कर लूँगा। तो जब वो सहमति उनकी हो जाती है कंसिडरेशन पे और पोजेसन को लेके, तो वो लोग जो है रजिस्ट्री की एक तारीख रख लेते हैं कि भाई तब तक मैं जो हूँ, जो बायर है तो वो बोलता है कि तब तक मैं जो पैसे अरेंज कर लेता हूँ, पार्ट पेमेंट आपको अभी कर देता हूँ। या कई बार क्या होता है कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट करवा लेते हैं अगर तहसील में रजिस्ट्रियाँ खुली हुई ना हो तो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि भाई रजिस्ट्री भी चल रही होती है साथ में, जैसे मान लो कि भाई पैसे भी रेडी हैं, पेमेंट भी फुल हो गई है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए जब मान लो बायर को वो प्रॉपर्टी रीसेल करनी है और वो मतलब उसको बिजनेस के तौर पे देख रहा है कि भाई मैं आज खरीद रहा हूँ, 1 साल बाद प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, मैं बेच दूंगा, तो भी वो एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं और रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, माने कि सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। तो ऐसे में जो है कुछ रिस्क बायर के पार्ट पे रह जाता है। तो ऐसी 4 चीज़ें कौन सी हैं जो एक बायर को जो है प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करते हुए ध्यान रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि भाई जो एग्रीमेंट टू सेल है वो रिटर्न होना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने केस लॉज में बोलते हैं कि ओरल एग्रीमेंट इज आल्सो एन एग्रीमेंट, कि भाई अगर एक ओरल एग्रीमेंट भी किसी का सेल परचेज को लेके हो रखा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन एक रिटर्न आर्ग्यूमेंट जहाँ कहीं भी, अब वही बात दोस्तों कि भाई लिखतम के आगे बख्तम का कोई रोल नहीं होता है। तो अब लिखतम है, कोई रिटर्न आर्ग्यूमेंट है, तो वो अपने आप में ही जो है ना ओरल एग्रीमेंट के ऊपर भारी पड़ता है। ओरल एग्रीमेंट को साबित करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद रिटर्न आर्ग्यूमेंट में भी मैं आपको बताऊं कि भाई रिटर्न आर्ग्यूमेंट मान लीजिए एक सिंपल रिटर्न आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद एक रजिस्टर्ड जो है रिटर्न एग्रीमेंट टू सेल है। रजिस्टर्ड माने तहसील में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद एक नोटराइज्ड एग्रीमेंट है। तो दोस्तों इन सब में जो मजबूत है वो है एग्रीमेंट टू सेल जो तहसील में रजिस्टर्ड है, क्योंकि तहसील में रजिस्टर्ड कराने के लिए जो प्रोसेस है कि भाई स्टाम्प परचेज करना, गवाह का होना, वहाँ पे आइडेंटिफायर का होना, एग्रीमेंट के पीछे जो है ना फ़ोटो होना, वो सब रजिस्ट्रार जी के सामने जो है स्टेटमेंट होना, तो ये सब प्रोसेस जो है एविडेंस क्रिएट कर देती है। और कल को अगर सेलर आनाकानी करता है, प्रॉपर्टी की सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करवाता है बायर के हक में या उसके किसी मनचाहे आदमी के हक में, तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी का जो है अगर कोर्ट में केस डालना पड़ जाए तो वो बहुत ही आसानी से डल जाएगा। उसके बाद दूसरा सबसे मेन पॉइंट जो है वो है कि अगर आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप कितने रुपए के स्टाम्प पे जो है एग्रीमेंट टू सेल लिखेंगे। दोस्तों जब स्टाम्प की बात आती है कि कितने रुपए के स्टाम्प पे जो है एग्रीमेंट टू सेल लिखा जाना है, तो वो बात तब आती है जब आपको एग्रीमेंट टू सेल तहसील में रजिस्टर्ड कराना हो, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्टर्ड कराना हो। क्योंकि अगर आप नोटराइज करवा लेते हो या फिर मान लीजिए आप कहीं नहीं चढ़वाते उस एग्रीमेंट को, तो स्टाम्प का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करनी है, जो स्टाम्प आपको परचेज करने हैं, वो आपके स्टेट के हिसाब से, आपके जो है एरिया के हिसाब से वो डिसाइडेड होते हैं। जो कलेक्टर रेट, जो डीसी साहब वहाँ के आपके या डीएम साहब हैं, वो आपके जो डिसाइड करते हैं, तो उसी हिसाब से एरिया वाइज वो अलग होते हैं। और आपके सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ये पता चल जाएगा कि आपके इतनी अमाउंट की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल है, वो कितने रुपए के स्टाम्प पे एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है किसी भी एग्रीमेंट टू सेल में, कि भाई आप एग्रीमेंट टू सेल पे गवाह जो है वो किसको बनाएंगे। तो दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल पे हमेशा आपका एक गवाह जो है होना चाहिए।
माने कि मान लीजिए दो पार्टी हैं, दो फरीक हैं, वो एग्रीमेंट टू सेल कर रही हैं कि भाई एक बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है, एक खरीद रहा है, ठीक है जी। तो अगर आप मान लो खरीदने वाले हैं तो एक बंदा गवाह जो है आपका भी एग्रीमेंट पे होना चाहिए। कल को अगर जो सेलर है वो मना कर देता है कि मैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराता, जाओ जो करना है कर लो, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर आपको कोर्ट में केस करना पड़ जाए तो आपका गवाह जो है उस एग्रीमेंट को साबित कर पाएगा और वो आपको जो है हक जो है आप कोर्ट से जो है रजिस्ट्री का अपने नाम करवा सकते हो। तो उसके बाद जो पॉइंट हम इस पॉइंट में एलेबोरेट नहीं कर पाए वो 4 नंबर में एलेबोरेट कर देते हैं कि भाई अगर एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट होने के बावजूद जो है रजिस्ट्री कराने से मालिक मना कर देता है तो उसके पास क्या चारा बनता है जो परचेजर है। तो ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों कि भाई आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आज आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हो 2 साल बाद, 2 साल बाद प्रॉपर्टी की रेट जो है मान लीजिए हाइक पे चले गए हैं, प्रॉपर्टी की रेट बढ़ गए हैं, तो अब जो है सेलर को लालच आ जाता है कि भी एग्रीमेंट सेल हो गया सो हो गया, रजिस्ट्री अभी होएगी और मेरे को रजिस्ट्री के लिए तो ना एक्स्ट्रा पैसे चाहिए और मैं रजिस्ट्री नहीं करवा रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोस्तों आप 2 काम कर सकते हो। पहला, एक दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हो, दूसरा आप एक फौजदारी जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हो, दरखास्त दे सकते हो। तो दीवानी मुकदमे में क्या होता है, दीवानी मुकदमे में दोस्तों आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाल सकते हो। उस केस में जो है आप एक ही ड्रॉबैक है कि भाई आपको जो है ना कोर्ट फीस पहले लगानी पड़ती है, ठीक है जी। तो उस केस में जो है आपका स्टे भी हो जाता है कि भाई जो सेलर है वो किसी और को प्रॉपर्टी ना बेचे तब तक। और कोर्ट जो है फाइनली अगर आप आपका एग्रीमेंट साबित कर देते हो, अपनी रेडीनेस विलिंगनेस साबित कर देते हो, आपकी पेइंग कैपेसिटी और पेमेंट ट्रांजैक्शन को साबित कर देते हो, तो ऐसे में कोर्ट जो है 2 ऑर्डर कर सकता है। पहला कि भाई आपकी जो रकम है उसको दुगनी अमाउंट बना के उसको जो है ना आपको वापस कर दे ब्याज समेत। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो रास्ता कोर्ट के पास होता है कि भाई कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि भाई डिक्री पास कर देता है कि भाई जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के हक में रजिस्ट्री कराएगा एग्जीक्यूट, और वो अगर एग्जीक्यूट नहीं कराता है तो भी कोर्ट में आप इजराय डाल के जो है ना रजिस्ट्री करवा लोगे। उसके बाद दोस्तों फौजदारी केस में क्या होता है कि कई बार आपसे एग्रीमेंट करने के बाद प्रॉपर्टी तो मालिक के नाम ही रहेगी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो फर्दर उसको सेल कर देता है जब रेट्स उसको हायर मिल रहे होते हैं। तो ऐसे में उसने आपके साथ चीटिंग कर ली है, फर्जी दस्तावेज उसने प्रोक्योर कर लिए हैं, तो आप जो है आपके ज़िला के जो एसपी साहब हैं या आपके कंसर्न थाना है वहाँ पे जो है ना आप अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे और उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो ऐसे में वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाएगा। तो दोस्तों अब ये सारी चीज़ें तो वो चीज़ें हैं जो आप रजिस्ट्री कराते हुए ध्यान रखेंगे। हम इसके बाद एक वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी ही जिसमें हम एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा क्या लिखें कि हमारा एग्रीमेंट टू सेल बहुत मजबूत बने, वो वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे और चैनल पर अपलोड भी होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।